हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए नॉन हिंदी यानी कि क्लास 8 का हिंदी। इसी का आज जो हम लोग है ठेस कहानी जो है इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए आ सकता है, वो सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कलेक्ट करके रखा गया है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बेहतर जानकारी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का ठेस कहानी है, इसमें सबसे पहला क्या है, एक नंबर पहला जो क्वेश्चन हम लोग का, काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है। तो काकी जो रहता है कहानी में, उसमें सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन है शांति, दूसरा ऑप्शन है आपका मालती, तीसरा ऑप्शन है आपका आरती और चौथा ऑप्शन है आपका मानू। तो काकी की सबसे छोटी बेटी का जो नाम था वो क्या नाम था, मानू, ठीक है। इसी का शादी था, मानू दीदी जो बोलता है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, सिरचन को घी की दाढ़ी, ठीक है, यानी खखोरन के साथ क्या पसंद है। पहला ऑप्शन है आपका चूड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका चीनी, तीसरा ऑप्शन है आपका चना, चौथा ऑप्शन है आपका नमक। तो सिरचन को घी की खखोरन के साथ चूड़ा पसंद था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। पहला ऑप्शन है आपका शीतल पाटी की, दूसरा है आपका मोड़े की, तीसरा है आपका चीक की, चौथा है आपका छतरी की। तो दूसरे दिन ही जब पहला दिन काम किया, दूसरे दिन जब देखने को लगा तो यानी कि जो चीक जो बना हुआ था ना, उसमें लगा 7 तारे जगमगा उठे, यानी बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा था देखने में। अगला क्वेश्चन हम लोग का चौथा नंबर है, मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका पत्थर, दूसरा ऑप्शन है आपका कंकड़, तीसरा ऑप्शन है आपका रसगुल्ला और चौथा ऑप्शन है आपका बूंदिया। तो मंजली भाभी जो थी, जो सिरचन के सूप में जो वो चूड़ा रखा हुआ था ना, बगल से उठा कर जो खा रहा था, उसी में वो बूंदिया फेंक करके चली आई, ठीक है। बूंदिया फेंक करके दे देती है खाने के लिए, ठीक है। तो इसमें सिरचन को थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, इस चैनल पर जो है आपको क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का संपूर्ण नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। अगर आप भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और आपका जो भी करीबी दोस्त है उस तक इस चैनल को जरूर शेयर करें वीडियो को, ताकि उसे भी बेहतर नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। पहला ऑप्शन है आपका पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, दूसरा ऑप्शन है आपका पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, तीसरा है आपका पंचानन चौधरी के नौकर को, चौथा है आपका पंचानन चौधरी के मुंशी को। तो सिरचन ने जो बेपानी कर दिया था वो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सिरचन जाति का डैश है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, तो लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या हम लोग का 6ठा नंबर, सिरचन जाति का डैश है। तो सिरचन जाति का क्या है, पहला आपका वैश्य, दूसरा है आपका कहार, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्राह्मण और चौथा है आपका जो है कारीगर। तो सिरचन जो जाति का क्या है, डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सिरचन को लोग समझते हैं। सिरचन को लोग क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चटोर, दूसरा ऑप्शन है आपका बहादुर, तीसरा ऑप्शन है आपका बेईमान और चौथा ऑप्शन है आपका नेता। तो सिरचन को लोग जो है समझते हैं चटोर। इसे तली वगैरह ये चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए लोग इसको चटोर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ठेस कहानी का पात्र है। तो ठेस कहानी जो है इसका पात्र कौन है। तो पहला आपका ऑप्शन है हामिद, दूसरा ऑप्शन है आपका बाल गोविंद भगत, तीसरा ऑप्शन है आपका सिरचन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठेस कहानी का जो पात्र है वो सिरचन है। बाल गोविंद भगत, ये बाल गोविंद भगत कहानी का ही पात्र है। हामिद ये ईदगाह कहानी का पात्र है। तो ठेस कहानी का पात्र कौन हो जाएगा, सिरचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए 9 नंबर क्या है, कविता नहीं है। तो कहने का मतलब 4 को जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन है जो कविता नहीं है। तो पहला है आपका झांसी की रानी, दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चे की दुआ, तीसरा है आपका कर्मवीर। तो देखिए झांसी की रानी, बच्चे की दुआ और कर्मवीर, ये तीनों के तीनों क्या है, कविता है। यहाँ पे क्या है, जो ठेस है ये क्या है, कविता नहीं है, क्या है, कहानी में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं क्या है, 10वां नंबर, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो मिथिलांचल का लोक संस्कृति, जो वहाँ के लोगों में जो संस्कृति है उसका जो वर्णन किया गया है 4 ऑप्शन में से किस में किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका ठेस में, अगला ऑप्शन है आपका बाल गोविंद भगत में, तीसरा ऑप्शन है आपका विक्रमशिला में, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी में नहीं। तो मिथिलांचल की जो लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन मिलता है वो मिलता है ठेस में। देखिए
जब ठेस कहानी आप पढ़ेंगे ना तो कहानी स्टार्ट करने से पहले ऊपर में हेडिंग दिया रहता है, ठीक है, उसी में ये मिथिलांचल के बारे में बताया गया है। पूरा कहानी जब पढ़ेंगे नीचे में उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं क्या है, 11 नंबर। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? और पहला ऑप्शन है आपका भोजपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका मिथिलांचल, तीसरा ऑप्शन है आपका मगध और चौथा ऑप्शन है आपका नेपाल। तो अभी हम लोग 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव कवर किए सेम 11 नंबर ऑब्जेक्टिव वही है। तो ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का वर्णन है? मिथिलांचल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और अपने बारे में बता दूं, इसमें जैसे ये हम लोग का अभी ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव का सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जस्ट तुरंत ही आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर आप सब्जेक्टिव का भी नोट्स चाहते हैं तो वीडियो को जो है ना एकदम अंत तक जरूर देख लीजिएगा, साथ में इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों से मिस नहीं हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस चैनल पर आपको जो है मतलब और कुछ कोशिश चल रहा है कि उर्दू का भी नोट्स धीरे धीरे आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, तो देखते हैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग जरूर करेंगे आप लोगों का मदद। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन है आपका हरिओद, तीसरा ऑप्शन है आपका कामता प्रसाद सिंह काम और चौथा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद। तो ठेस कहानी जो है इसका जो लेखक होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए लेखक जो है ना 2 से 3 को ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, और कहानी को आप लोग जो है ना डेली बाय डेली एक एक कहानी को डेली पढ़ें, ताकि पूरा कहानी जब आप पढ़े रहेंगे ना उसका बेसिक आपको ध्यान में रहेगा, तो उससे ऑब्जेक्टिव को आप बेहतर तरीके से बना सकेंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? ऑप्शन नंबर पहला है आपका लेखक, दूसरा ऑप्शन है आपका मोनू दीदी, तीसरा ऑप्शन है आपका कलाकार, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो ठेस कहानी जो है ना किसके मन का विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करता है? तो वो है कलाकार का। सिरचन एक कारीगर रहता है, मतलब कलाकार रहता है, उसी के बारे में से बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर है, क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो क्या समझाया गया है इस कहानी में? तो हम लोग उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। पहला क्या है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की क्या लिखा है? पक्षधता, उसके बाद परक्षधता लिखा हुआ है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। देखिए इसमें सभी चीज को समझाने का वर्णन किया गया, मतलब कि बताया गया महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है कि श्रम के प्रति, यानी कि जो मेहनत कर रहा है उसके प्रति उसका सम्मान करना चाहिए। रिश्तों की गहराई, यानी कि ऐसा नहीं कि जो मतलब हम लोग का अपना रिलेटिव है उससे अच्छी से बात करें और दूसरों से गैरों से मतलब दूसरे तरीके से बात करें, ऐसा नहीं। मनुष्यों की परक्षधता लिखा हुआ है, मनुष्य में परक्ष होना चाहिए, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब अगर हम लोग से नीचे है तो उससे मतलब गलत रवैये से बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही है क्या कि यहाँ पे क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका इनमें से सभी, यानी सभी चीज़ों को इसमें समझाने का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हम लोग का, मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? तो पहला ऑप्शन है आपका लेखक, दूसरा ऑप्शन है लेखक की माँ, तीसरा ऑप्शन है आपका मोनू दीदी और चौथा ऑप्शन है आपका मंजली भाभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनू दीदी। मोहर छाप वाली धोती का दाम जो देने लगी, कौन देने लगी थी? मोनू दीदी। अब मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना था? तो 8 रुपया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आपको दे सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? लेखक ने, लेखक की माँ, मंजली चाची, मोनू दीदी। तो सिरचन को जो पान का बीड़ा दिया था वो किसने दिया था? आपका मोनू दीदी ने दिया था। मंजली भाभी के कटु वचन के कारण जो है सिरचन को ठेस लगा था। कहने का मतलब मंजली भाभी जो उसको थोड़ा सा बोल के आती है तो सिरचन को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, ठीक है। तो इसी जो ठेस लगा यानी दिल पे थोड़ा सा चोट लगा, उस चोट को दूर करने के लिए मोनू दीदी ने उसे क्या दिया था? पान का बीड़ा दिया था। किसने दिया था? मोनू दीदी ने दिया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? तो पहला ऑप्शन है आपका 8 रुपये, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 रुपये, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 रुपये, चौथा ऑप्शन है आपका 15 रुपये। तो मोहर छाप वाली धोती का दाम जो था वो कितने में आता था? 8 रुपये में, ठीक है। आपको बताए थे अभी आगे में कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मोनू दीदी। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन था ना, मोहर छाप वाली धोती का दाम कौन देने लगी? तो मोनू दीदी। और उसका कितना दाम था? तो 8 रुपया दाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है, ठेस एक डैश है। ठेस जो है वो देखिए सबसे पहली बात इसका लेखक
पूछेगा, लेखक के साथ साथ इसका विधा पूछ लिया था कि नहीं वह है क्या चीज़, विधा बोला जाता है उसको, कहानी है, कविता है, जीवनी है, क्या चीज़ रहता है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कहानी, दूसरा ऑप्शन है आपका कविता, तीसरा ऑप्शन है आपका रेखाचित्र, चौथा ऑप्शन है आपका जीवनी। तो ठेस जो है यह एक कहानी है। ठीक है, क्या है, यह एक कहानी है, शुरू से बोलते आ रहे हैं हम कि कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 19 नंबर है, क्या क्वेश्चन है, सिरचन स्टेशन पर मोनू दीदी को क्या देता है। सिरचन जो भागते भागते एकदम स्टेशन पे जाता है, दीदी को वहाँ पे क्या देता है मोनू दीदी को। पहला ऑप्शन है आपका शीतल पाटी, दूसरा ऑप्शन है आपका चीक, तीसरा ऑप्शन है आपका एक जोड़ी आसनी कुश की, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो सिरचन जो स्टेशन पे जाता है मोनू दीदी को सामान देने के लिए, ये तीनों चीज़ उसको देता है, यानी कि चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होना है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जो लिखा है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो पहला आपका ईदगाह, दूसरा आपका बाल गोविंद भगत, तीसरा आपका ठेस, और चौथा आपका हुंड्रू का जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी इनमें से कौन है। ठीक है, तो अब इसलिए है कि जो कहानी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं उसी का है। ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।